everyone, welcome to दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे। आज के एपिसोड में हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल केस को पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब स्टोरी शुरू होती है 2015 के एक रेजोल्यूशन से जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने पास किया था। इस रेजोल्यूशन से उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट की 20th एंट्री में कास्ट्स को ऐड किया। वो कास्ट्स थी तंती तंतुआ। उस एंट्री में ऑलरेडी कास्ट्स थी 5 सवासी और ये तंती तंतुआ जो है उसमें ऐड कर दी गई। अब इस रेजोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकला कि जितने भी बेनिफिट्स थे जो इस लिस्ट की कास्ट्स को मिल रहे थे रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, वो एक्सटेंड हो गए, डिवर्सिफाइड हो गए, इन कास्ट्स को भी मिलने लगे। अब इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट हुआ जिसमें इस रेजोल्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। पिटिशनर का आर्गुमेंट सिंपल था कि स्टेट ऑफ बिहार ने अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप किया है, लिस्ट को मॉडिफाई करने की पावर उनके पास नहीं है और लिस्ट को मॉडिफाई करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशन किया है। राइट। बिहार गवर्नमेंट का जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि वो किसी भी तरह से कोई कोई ओवरस्टेप या ट्रांसग्रेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि 5 सवासी, तंती तंतुआ ये सिनोनिमस कास्ट्स हैं, मतलब एक ही कास्ट्स हैं डिफरेंट नेम्स के साथ, और इस एक ही कास्ट को, सिनोनिमस कास्ट्स को बिहार स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस रेजोल्यूशन से उन्होंने कोई एडिशन नहीं किया है, उन्होंने बस क्लैरिफिकेशन किया है, एक प्री एग्जिस्टिंग कास्ट के स्टेटस को थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया है। अब जब ये आर्ग्यूमेंट पटना हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट अग्रीड विद दिस आर्ग्यूमेंट, द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द बिहार गवर्नमेंट, और उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे पिटिशन को डिसमिस कर दिया। अब केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को बहुत डीपली एनालाइज किया। द हार्ट ऑफ द केस इज आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 को हल्का सा समझ लेते हैं। आर्टिकल 341 के क्लॉज 1 में साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो किसी भी लिस्ट को, किसी भी कास्ट को शेड्यूल्ड कास्ट का स्टेटस दे सकते हैं by a public notification, but in order to do it he must consult the governor of the respective state. Clause 2 कहता है कि एक बार इस लिस्ट में कोई एंट्री हो गई तो उस लिस्ट को बाद में अमेंड, मॉडिफाई, चेंज या उस कास्ट को रिमूव करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। और जो मेजर आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि लिस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती जब तक कि पार्लियामेंट खुद एक लॉ से या रेजोल्यूशन से लिस्ट को अमेंड करने का प्रोसेस इनिशिएट नहीं करता। मतलब ना ही स्टेट और ना ही प्रेसिडेंट के पास पावर है उस लिस्ट में किसी भी तरह का चेंज लाने की आफ्टर एन एंट्री ऑलरेडी कंसिस्ट्स ऑफ अ कास्ट। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली हर पहलू को हर तरह से, कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, सोसाइटल पर्सपेक्टिव, हर तरह से एग्जामिन करता है और एग्जामिनेशन पे सुप्रीम कोर्ट केम अप विद मल्टीपल पॉइंट्स जो कि इस केस का आधार भी बने। हमें उन पॉइंट्स में सिर्फ 3 की जरूरत है इन ऑर्डर टू क्रिएट आवर आंसर और टू यूज दिस केस लॉ इन आवर आंसर्स। सबसे पहला जो पॉइंट था जिसपे सुप्रीम कोर्ट का फोकस था वो था पावर टू अमेंड द लिस्ट इज विद पार्लियामेंट। अब मसला ये नहीं है कि लिस्ट में कास्ट को ऐड कर दिया गया है, नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आपने ये जो एडिशन किया है इसको करने की पावर आपके पास थी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस क्वेश्चन पे जवाब था नहीं। आर्टिकल 341 इस चीज को बहुत क्लियरली रख देता है कि लिस्ट को अमेंड करने की पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। लिस्ट को अमेंड करके या रेजोल्यूशन पास करके बिहार गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को 100% ट्रांसग्रेस किया है। ठीक है। पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं। दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, बिहार गवर्नमेंट न्यू द बाउंड्स। बिहार गवर्नमेंट को अपनी पावर्स के लिमिटेशन का अंदाजा था।
2011 में बहुत कीन एनालिसिस, और भाई सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है ना, तो 2011 में एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट से एक परमिशन सीख की थी, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि हम शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट में इस कास्ट को ऐड करना चाहते हैं। 2013 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, डिनाई कर दिया, और इस डिनाइल के बावजूद 2015 में गवर्नमेंट ने रेजोल्यूशन निकाल दिया। So this action was deemed to be an action taken in bad faith by Supreme Court, की जानबूझ के की गई बदमाशी है ये जानते हुए कि आपके पास पावर नहीं है, ये जानते हुए कि आपको ऊपर से उस गवर्नमेंट से, उस अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जिसकी परमिशन से आप ये कदम उठा सकते थे, परमिशन नहीं मिली है, उसके बावजूद भी यू वेंट अहेड टू टेक द एक्शन और टू पास द रेजोल्यूशन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने क्लैरिफिकेशन के आर्ग्यूमेंट के पीछे छिप नहीं सकते। द फैक्ट कि उन्होंने ये रेजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस प्री एग्जिस्टिंग कास्ट के स्टेटस को क्लैरिफाई करने के लिए किया, एब्सोल्युटली इररेलेवेंट है, right? The argument that the entire agenda behind this resolution was just inclusivity and clarification is irrelevant. What matters is that you could not do it because you don't have the powers, and that's the end of the story. Constitution law है, ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, डायनामिक है, बिल्कुल मानी जाती है ये बात, लेकिन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैक लेटर है वहां पे ब्लैक लेटर है, एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ एम्बिग्युइटी व्हाटसोएवर। कॉन्स्टिट्यूशन अगर पावर दे रहा है तो उसमें वो सारी पावर लिखी हुई है, एक एक पॉइंट के साथ, एक एक क्लैरिटी के साथ, और उसमें यू डोंट हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स। व्हाट यू कैन डू इज वेरी वेरी क्लियरली लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट इज नॉट लिस्टेड इज is evidence enough that you cannot take to it. जो आप कर सकते हैं, जो आपको अलाउड है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन आप जो नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आप उसे नहीं एक्सरसाइज कर सकते, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mystery to be solved, it's not a puzzle to be decoded, it's a black letter, it's an open document which is definitely dynamic, लेकिन वो डायनामिज्म जो है वो पावर्स पे, अथॉरिटीज पे, स्कोप पे नहीं आता। आप उसे राइट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे एडमिनिस्ट्रेशन में उसे आप यूज करें, इसकी जरूरत नहीं है, right? So the fact that you could not do it is clearly listed under Article 341, and you knew you could not do it, despite that you went ahead with the resolution, is absolutely unconstitutional. Resolution को void declare कर दिया गया। अब ये रेजोल्यूशन 2015 में पास हुआ था, मतलब 2015 से फाइनली जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस साल, एक महीना पहले, तो अबाउट 9 years तक तंती तंतुआ को वो सारे बेनिफिट्स मिले जो उन शेड्यूल्ड कास्ट को मिलते हैं, रिजर्वेशन एक्सेट्रा के। अब उन बेनिफिट्स को वापस तो नहीं लिया जा सकता, उन्होंने कॉलेजेस में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को सीख करके डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाया होगा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अब आप उनसे उनका एडमिशन छीन लेंगे या उनसे उनकी नौकरी छीन लेंगे? नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को भी क्लैरिफाई किया कि भाई जो लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा चुके हैं हमारे जजमेंट से पहले, उनके बेनिफिट को विड्रॉ नहीं किया जाएगा। दे विल कंटिन्यू टू अक्रू द फ्रूट्स ऑफ द बेनिफिट दैट दे डिड बिकॉज ऑफ द रेजोल्यूशन, बट जजमेंट की डेट से जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट एससीज को मिलता है वो इस कास्ट को नहीं मिलेगा। इस कास्ट का जो स्टेटस है बिहार में वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का है, ईबीसी, ठीक है? ईबीसी से हटाकर इनको एससी कर दिया और लिस्ट में डाल दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनका ईबीसी स्टेटस रिस्टोर कर दिया। दिस इज द केस। आर्टिकल 341 पे मेंस का क्वेश्चन बन जाता है, नॉट लॉन्ग, शॉर्ट बन जाता है, ठीक है? तो इसमें आप इसको केस को बहुत अप्रोप्रिएटली मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा आप एक दो और केस को मेंशन करेंगे, आपका आंसर बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा लगेगा, ठीक है? छोटा सा केस है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इट्स क्वाइट प्रेज वर्दी। चलिए नोट्स की तरफ आ जाते हैं। अब ये है कॉन्टेक्स्ट 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर्ड
listed Pan as scheduled caste in Bihar. 1956 में पान सवासी हो गया, 2002 में फिर से अमेंडमेंट हुआ, पान सवासी पंद्रह। अब ये सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो पार्लियामेंट ने किए थे, ऑल ऑफ दिस वाज डन बाय द पार्लियामेंट, सो दिस वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। प्रॉब्लम आई कि भाई जो फर्दर अमेंडमेंट था वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया। 1992 में तंती तंतुआ को ईबीसी स्टेटस दिया। 2011 में बिहार ने तंती तंतुआ को एससी लिस्ट में डालने का परमिशन सीख किया यूनियन गवर्नमेंट से, परमिशन डिनाई हो गई, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, 2015 में नोटिफिकेशन आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील चली गई। लीगल प्रोविजंस जो इस केस में है मेजर, वो आर्टिकल 341 है, जिसका पर्पस है टू आइडेंटिफाई एंड मॉडिफाई शेड्यूल्ड कास्ट। सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंट को पावर देता है, सब क्लॉज 2 पार्लियामेंट की पावर के स्कोप के बारे में बताता है। ओके, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि 2015 का रेजोल्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। स्टेट गवर्नमेंट के पास इस तरह के रेजोल्यूशन को करने की या पास करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी। एक्शन मैलिफाइड था। ठीक है, डिस्पाइट फाइंडिंग द अपॉइंटमेंट्स इलीगल, कोर्ट डिड नॉट वांट टू इनवैलिडेट देम टू अवॉइड पेनलाइजिंग बेनिफिशियरीज। ऑब्वियसली ये थोड़ा सी ज्यादती हो जाती। Directed that scheduled caste quota positions filled by Tanti Tantwa members be returned to scheduled caste category. Ordered affected Tanti Tantwa members be accommodated in their original extremely backward classes category. Important case laws जो 341 से related है वो है इंदिरा सुहानी versus Union of India 1992. Then we have State of Maharashtra versus Milind, which is a 2001 case. We have E.B. Chinaya versus State of Andhra Pradesh 2004, Beer Singh versus Delhi Jal Board 2018, State of Punjab versus Davinder Singh 2024, and now you have Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch versus State of Bihar. ठीक है, कुछ questions को practice कर लेते हैं। Which article of the Constitution of India deals with identification and modification of scheduled caste? ये आंसर आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके। Under Article 341, who can make changes to the list of scheduled castes? Parliament through law, President through notification, Governor through order, Supreme Court through judgment. You know the answer, we have discussed it already. Which article of the Constitution of India grants the power of amendment? Well, you know, हमने discuss नहीं किया है, but ये तो आपको आता ही होगा, पता होना भी चाहिए। Now, means questions. Discuss the interplay between Article 14 and Article 341 of the Constitution of India. How does the classification of scheduled castes under 341 align with the principles of equality enshrined under Article 14? Critically analyze the constitutional and judicial perspectives on affirmative action and reservations for scheduled castes in light of these articles. Discuss the constitutional provisions under Article 341 and its significance in the socio-economic development of scheduled castes. Evaluate the challenges faced in the implementation of these provisions and suggest measures to overcome these challenges. ठीक है, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इन पे आप आंसर लिख सकते हैं, आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट केस के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।